नमस्कार। स्वागत है आप सब सुनने वालों का मेरे चैनल कहानी गोल्ड में। आइए सुनते हैं दोस्तों, मालती जोशी जी द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास सहचारिणी का पहला भाग। अम्मा फुलके लेकर आईं और एकदम चिल्ला ही पड़ी, अरे लड़की, तू खाना खा रही है या मजाक कर रही है? अभी पहली ही रोटी खत्म नहीं हुई। क्या करे अम्मा, भूख ही नहीं है, पूनम ने मरी सी आवाज में कहा। तू तो पागल हुई जा रही है एकदम, ऐसे कोई खाना पीना छोड़ देता है भला? अम्मा रोटी जल रही है, मैंने टोका तो अपना बिसुरना बीच में ही छोड़कर अम्मा गैस की ओर लपकी। रोटी जलने की गंध तब तक मेरे कमरे में भर चुकी थी, पर उससे मुझे इतनी कोफ्त नहीं हो रही थी जितनी इस घिसे पिटे डायलॉग से। सुबह शाम सुनते सुनते बोर हो चली थी मैं। लगता था जैसे मैं ही कोई राक्षसी हूं जो बकर बकर खाए जा रही हूं। इस समय भी मेरी तीसरी रोटी चल रही थी, पर लग रहा था कोई बकासुर आकर पेट में बैठ गया हो। नीलू, तू और लेगी? तवा साफ करते हुए अम्मा ने पूछा। ना, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वे जैसे इस उत्तर की प्रतीक्षा ही कर रही थीं। खट से गैस बंद की और बेसिन में हाथ धोने लगी। अब रेनू और रवि आएंगे, तब उन्हें भी गरम बनाकर देंगी। खप्त ही तो है। हाथ धोकर अम्मा फिर पूनम के पास आ बैठी और उसके सिर तथा पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, जरा आईने में तो देख, कैसा जरा सा मुंह निकल आया है। इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करते बेटा, काम काज वाले आदमी हैं, समय नहीं मिला होगा लिखने का। पूनम कुछ बोली नहीं, रोनी सी शक्ल बनाए प्लेट की ओर देखती रही। नीलू, अब अम्मा मेरी ओर मुखातिब थीं, हो सके तो दफ्तर से मेजर साहब के यहाँ एक आध बार फोन कर लेना। अच्छी बात है, कर दूंगी, मैंने तत्परता से उत्तर दिया। लेकिन फोन पर कहूंगी क्या? कहना क्या है, बस मुकुल का आता पता पूछ लेना। कहना बहुत दिनों से पत्र नहीं आया, अम्मा बहुत परेशान है। मुझे हंसी आ गई। ये अम्मा के परेशान होने का फिक्रा भी खूब रहा। मुकुल की बहन क्या इतनी बेवकूफ़ है? और 15 दिन पहले मुकुल का पत्र आया था, तब दोनों जन यहीं तो बैठे हुए थे। सबके बीच में बैठकर तब पूनम इतना इतराई थी, इतना शर्माई थी कि मेजर साहब भी ठेठ मिलिट्री वाले लहजे में हो हंसते रहे थे। मुझे तो वह सब बड़ा फार्सिकल ही लगा था। मेरी चुप्पी और मेरी मुस्कुराहट कुछ और ही अर्थ दे गई। रहने भी दो अम्मा, कल छुट्टी है, हम खुद ही हो आएंगे दीदी के यहाँ। पूनम ने बच्चों की तरह ठुनकते हुए कहा। आजकल उसने बोलने का यह नया तरीका सीखा है, मुझे वह जरा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ननद का घर है, तुम शौक से जा सकती हो वहां। मुझे फिर फोन करने की जरूरत है या नहीं, इतना बता दो। तुम्हें मालूम है फोन करने मुझे बॉस के कमरे में जाना पड़ता है, मैंने बेजारी से कहा। रहने दीजिए, क्यों तकलीफ करेंगी? पूनम ने जैसे अनुग्रहित किया। अरे वाह, इसमें तकलीफ कैसी? अम्मा ने मीठी झिड़की दी। नीलू, तू फोन कर ही देना बेटा, नहीं तो वे लोग सोचेंगे सिर्फ पूनम भर को चिंता है हम लोगों को। हम लोगों को जैसे कुछ सरोकार ही नहीं है। नीलू दीदी को जैसी चिंता है सबको मालूम है। क्या मतलब? मैं एकदम फट पड़ी। तुम्हारी तरह हर कोई पोस्टर लगाए घूमता फिरे क्या? प्रश्न पोस्टर का नहीं, चिंता का है, और चिंता वे ही लोग करते हैं जिन्हें कुछ आत्मीयता होती है। मुकुल के बारे में आपके जो विचार हैं मुझे मालूम है। देखो पूनम, मुकुल के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अगर कुछ कहा था तो वह आम पुलिस वालों के बारे में था, और वह भी सगाई से पहले कहा था। बाद में कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आम पुलिस वालों के बारे में भी आपको ऐसी गंदी राय क्यों है? क्या हक पहुंचता है आपको? यह मेरी नहीं, आम राय है, मैंने कहा और बहस समाप्त करने की मुद्रा में उठाई। मेरे स्वर की तिक्तता को शायद अम्मा ने भी पकड़ लिया और पूनम को डांटते हुए बोली, अब चुप भी कर, बस एक बात को ही लेकर बैठ जाएगी। लेकिन वह चुप कहाँ हुई। अपने कमरे में साड़ी बदलते हुए मैं बराबर उसकी भिनभिनाहट सुन रही थी। तैयार होकर जाने से पहले अम्मा के पास गई, तब भी सुना वह कह रही थी, दुनिया में कोई भी प्रोफेशन इनकी नज़रों में अच्छा नहीं, हर आदमी लूज कैरेक्टर वाला। इनसे पूछो अम्मा कि जब ये इतनी विद्वान है, इतनी जांच परख वाली हैं, तो फिर धोखा कैसे खा गईं?
मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर एकदम सकते में आ गई वह। मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और अम्मा के हाथों में 2 गोलियां पकड़ाते हुए कहा, अम्मा शाम तक ये दोनों गोलियां रेनू को खिला देना, रात भर खांसती रही है। रवि से उसका लंच बॉक्स जरूर मांग लेना, कल की छुट्टी है, परसों सुबह ही उसे याद आएगी। तब इतनी बुरी तरह गंध आता है कि बस, और दोनों के मुझे जरूर पानी में डलवा देना, मैं शाम को आकर धो डालूंगी। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ी और फिर सहसा जैसे कुछ याद आ गया हो, मैंने पलट कर कहा, पूनम बात तो तुमने ठीक ही कही थी, इतनी जांच परख वाली हूं मैं, और मुझे ये जिंदगी इतना बड़ा धोखा दे गई। इसलिए तो तुम्हारे लिए घर वर देखते समय कुछ ज्यादा ही सोच विचार करना पड़ा। अब तुमने मुझे जो कुछ भी समझा हो, पर बड़ी बहन के नाते हमेशा तुम्हारे कल्याण की ही कामना की है मैंने। थैंक यू, उसने कहा। उसके स्वर का विद्रोह मुझे तिलमिला गया। उसके बाद उसने जो कुछ कहा वह तो खून सर्द कर देने वाला था। सामने की दीवार को संबोधित करते हुए उसने अस्फुट स्वर में कहा, एक बात निश्चित है दीदी रानी, अगर मेरे साथ कभी इस तरह की कोई दुर्घटना घट भी गई, तब भी अपनी लड़ाई में खुद लड़ूंगी, अपमानित होकर घर नहीं लौटूंगी। गुस्से में उफनते हुए मैं सड़क पर आ गई। अम्मा ने शायद दौड़कर उसका मुंह बंद भी किया था, पर मैंने देखा नहीं। मुंह तो उसका मैं भी बंद कर सकती थी, और वह भी केवल एक वाक्य से, क्योंकि मैं किसी के आश्रय में नहीं पल रही थी, बल्कि वे दोनों अम्मा और पूनम मेरे यहाँ टिकी हुई थी। पूनम इस बात से अनभिज्ञ भी नहीं थी। जानती तो यह भी होगी कि अम्मा की पेंशन में उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े तथा उसके और खर्चे नहीं सिमट सकते, लेकिन फिर भी वह इतनी बड़ी बात मेरे मुंह पर कह गई, तो जैसे उस बहाने मुझे जता गई कि वह मुझसे कितनी नफरत करती है। मेरी सारी शुभकामनाओं का यही प्रतिदान था। उसके लिए लड़का ढूंढते समय मैं कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गई थी, और तब पता नहीं कैसे उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अपनी गृहस्थी उजड़ जाने के बाद अब दीदी उसे भी सुखी नहीं देख सकती। यहाँ वहाँ से रिश्ते जुटाने वाले भी उसकी इस धारणा को बढ़ावा देते रहते थे। मुकुल के समय भी यही हुआ। एक तो उसकी पुलिस की नौकरी से मुझे ऐतराज था, फिर मेजर साहब के घर का उन्मुक्त वातावरण भी मुझे रास नहीं आया। एक बार वे आकर पूनम को देख गए थे, उसके बाद लगातार 4-5 बार उन्होंने गाड़ी भेजकर उसे बुलवा भेजा। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। अम्मा उन लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहती थी, और पूनम को अकेली भेजते हुए भी डरती थी। फिर बच्चों को साथ कर दिया जाता। रेनू और रवि लौटकर जो कुछ बताते, उससे मुझे बड़ी कोफ्त होती। मैंने उसे भेजने से इनकार कर दिया। फिर एक दिन मौका पाकर मुकुल से भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि एक बार सब कुछ ठीक से तय हो जाने दें, तभी इस तरह आना जाना, घूमना फिरना अच्छा लगता है। नहीं तो पास पड़ोस में, नाते रिश्तेदारों में 100 तरह की बातें होती हैं। मुकुल ने मेरी साफ गोई की प्रशंसा ही की थी, पर पूनम के मतानुसार यह मुकुल का घोर अपमान था। तब से ही उसने जैसे वैर ठान लिया है, वार करने का एक भी मौका वह नहीं चूकती। आज मुहूर्त ही खराब था। घर से निकलते हुए यह कांड हो गया। अनमनी अवस्था में स्टॉप पर पहुंची। रूट वाली 2 बसें सामने से निकल गईं, और ध्यान ही नहीं रहा। इस समय बसें तो बहुत रहती हैं, पर बार बार बदलने की धक्का मुक्की करके चढ़ने उतरने की एनर्जी मुझ में नहीं थी। इसलिए सीधा 2 सीटर किया और दफ्तर पहुंची। वहाँ अजीब ही नज़ारा था। मालूम हुआ डायरेक्टर साहब की 80 वर्षीय माताजी का प्रातःकाल देहावसान हो गया है। 12 बजे अंतिम यात्रा निकलने को है, और हर कोई उसमें सम्मिलित होना चाहता था। अंत में तय यह हुआ कि फीमेल स्टाफ अपना शोक प्रदर्शन कल तक के लिए मुलतवी रखे और पुरुषों को जाने दिया जाए। बूढ़ा गणपत हमेशा की तरह ड्यूटी पर रह गया था। देखते ही देखते दफ्तर खाली हो गया। अपने कैबिन में मैं अकेली रह गई, और हॉल में 3-4 लड़कियां और थीं। मुझे मालूम था काम कोई भी नहीं कर रही है। सब की सब मिस मल्होत्रा की मेज के इर्द गिर्द जमी हुई हैं। पार्टीशन को पार कर उनकी खुसर पुसर यहाँ तक सुनाई दे रही थी। बहुत देर तक यह कॉन्फ्रेंस चलती रही, और ठीक 1 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन मैडम? यस कम इन, मैंने कहा और गंभीर मुद्रा बनाकर बैठ गई। यह रोजी थी। सीवियर हेडेक के कारण आधे दिन की छुट्टी मांगने आई थी। बाकायदा एप्लीकेशन लिखकर लाई थी, और चेहरा भी लटका हुआ था। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, पर नहीं आया। मैटिनी का प्रोग्राम है? मैंने हंसकर पूछा। पार्डन? वह बुरी तरह झेप गई थी।
सबकी एप्लीकेशंस एक साथ ही क्यों नहीं ले आई? एक एक करके आओगी और मेरा दिमाग चाटोगी। ओ मैडम, यू नो एवरीथिंग, उसने कहा। चेहरे की मुर्दनी एकदम गायब हो गई और फिर थोड़ी देर में कैबिन थैंक यू मैडम के मधुर स्वर से गूंज रहा था। गो एंड एंजॉय, वी विल कीप द फ्रंट, माई सेल्फ एंड गणपत, मैंने बड़प्पन जताते हुए कहा। उनकी कृतज्ञता भरी नज़रों से मेरे आहत अहम को बड़ी तुष्टि मिल रही थी। थोड़ी ही देर में दफ्तर एकदम सुनसान हो गया। गणपत दो एक बार झाँक गया तो मैंने उसे चाय लाने के लिए कह दिया, अपने लिए और उसके लिए भी। पर उस सन्नाटे में कप प्लेट की खनखनाहट भी अजीब सी लग उठी। मैं थोड़ा काम करूंगी गणपत, तुम बाहर आराम करो, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। तो उसने जैसे राहत की सांस ली। उसके जाते ही मैंने पेन खोला और फाइल खोलकर पुनः बैठ गई। कल ही डायरेक्टर साहब ने घर से स्लिप भेजी थी कि यह केस बहुत विवादास्पद होता जा रहा है, मैं इसे ठीक से स्टडी कर लूं। मैंने भी सोचा था कि इस शांत वातावरण में मसले की गुत्थियों को अच्छी तरह समझ लूंगी, पर कहाँ। आंखें कागजों पर दौड़ती रहीं, पर एक अक्षर भी दिमाग तक नहीं पहुंचा। गणपत मेज पर स्थानीय अखबार छोड़ गया था। दो निविदा सूचनाएं थीं ऑफिस की, हार कर उन्हें ही देखने लगी। पर आंखें बार बार सिनेमा के आकर्षक विज्ञापनों से टकरा रही थीं। इत्मीनान से बैठकर मैं फिर यही अनुमान लगाने में जुट गई कि दफ्तर से निकलकर कौन कहाँ गया होगा। सभी लड़कियां मैटनी का बहाना बनाकर गई हैं, पर मिसेस सुलाखे सीधी घर गई होंगी। घर पर उसका 6 महीने का बच्चा है, पहला पहला बच्चा। उसे रोज सास के पास छोड़कर आते हुए कई बार वह खुद रो देती हैं। मिसेस सक्सेना शायद माँ के यहाँ चली गई होंगी। रोजी और शालिनी जरूर किसी मैटनी शो में बैठ गई होंगी। शर्मा सावंत और पटेरिया फ्यूनरल के नाम से गए तो हैं, पर वहाँ एक बार अपनी झलक दिखाकर वे भी खिसक लिए होंगे। इस समय किसी अंग्रेजी पिक्चर का आनंद उठा रहे होंगे। तिवारी जी जरूर बॉस के यहाँ शाम तक भिनभिनाते रहेंगे। जाधव सीधा घर पहुंचा होगा और नई नवेली बीवी को स्कूटर पर बिठाकर सैर को निकल गया होगा। जेमिनी सर्कस का फड़कता विज्ञापन मुझे भी उकसा रहा था। बच्चे कब से पीछे पड़े हुए थे, आज उन्हें ले जाती तो एक सरप्राइज ट्रीट हो जाती। यह बात मन में उठी ही थी कि मुझे अपने ऊपर ही शर्म आने लगी। डायरेक्टर साहब की माताजी 3-4 दिन से बीमार चल रही थी। दफ्तर में सब भुनभुना रहे थे, देखना बुढ़िया ठीक रविवार को मरेगी, अच्छी भली छुट्टी खराब कर जाएगी। सचमुच ही रविवार को वे महाप्रयाण के लिए चुनती तो दफ्तर वाले उन्हें पता नहीं कितना कोसते। आज एक अतिरिक्त छुट्टी दिलाने के लिए सब लोग मृतात्मा को धन्यवाद दे रहे होंगे। सब देख सुनकर मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि हम लोग भावनात्मक रूप से कितने दिवालिया हो गए हैं। मृत्यु जैसी करुण और गंभीर घटना को भी हम छुट्टी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मैं स्वयं जो अपने को बहुत सुसंस्कृत समझती हूँ, इनसे अलग कहाँ हूँ। चाय लेंगे साहब, गणपत ने आकर मेरी समाधि भंग की। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो गणपत, आराम करो ना, मैंने उसकी बुजुर्गियत का लिहाज करते हुए कहा। अरे साहब आराम काहे का, ये फ़ोन तो नाक में दम किए है। तब मुझे भान हुआ कि इस बीच फ़ोन बराबर बजता रहा है और बेचारा गणपत दौड़ दौड़ कर उसे अटेंड कर रहा है। साहब की माताजी की मृत्यु का दुखद समाचार देते देते खुद भी बेहाल हो गया है। वह चाय लेने चला गया तो सोचा, काम तो आज कुछ हुआ नहीं, 1-2 घंटे और बैठना है। लगे हाथों मेजर साहब को फ़ोन ही कर लूं, पर फिर सुबह वाली सारी घटना याद हो आई और मन कसैला हो गया। मुझे अपमानित करने के उत्साह में पूनम ने कितनी बड़ी बात कह दी थी। अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। 10-12 दिन से मुकुल का पत्र नहीं आया तो इनके होश फाख्ता हो गए, बड़ी सूरमा बनती है। मेरे अपने संघर्षों की गाथा भी तो उससे छिपी हुई नहीं है, और वह संघर्ष भी क्या ही गहरा था। कौन सी लड़ाई थी जो मैंने नहीं लड़ी, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। और इन सब मुसीबतों से जूझते हुए किसका सहारा था मुझे, कौन आया था मेरी मदद के लिए। जनदाई माँ भी तो तब अपनी नहीं रह गई थी। और अपमानित होकर घर लौटने की वह बात, क्या कोई शौक से पति का घर छोड़ देता है। माना कि वह घर स्त्री का स्वर्ग है, लेकिन उसके लिए कोई आत्मसम्मान तो दांव पर नहीं लगा देता। और पति जब स्वयं कहे कि वह ऊब गया है, मुक्ति चाहता है, तब भी क्या उसकी देहरी पकड़ कर बैठना श्रेष्ठकर है। अपने आप को इतना गिराना मेरे लिए संभव नहीं हुआ, और यही शायद मेरा सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन एक बात पूनम ने ठीक ही कही थी
इतनी जांच परख करने वाली मैं और इतना बड़ा धोखा खा गई। सचमुच आश्चर्य होता है। सच तो यह है कि वह उम्र ही दूसरी थी, तब इतनी ऊंच नीच कहाँ सोची जाती है। कोई दूसरा अपने लिए सोचता भी है तो बुरा लगता है, जैसा अब पूनम को लगता है। उस दिन जब योगेश ने अचानक पूछ लिया कि नीलम मुझसे शादी करोगी, तो उत्तर देने के लिए मुझे ज़रा भी विचार नहीं करना पड़ा। उत्तर तो पिछले 2 वर्षों से तैयार था, सिर्फ प्रश्न की प्रतीक्षा थी। सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मा भी बड़ी बेचैनी से इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब भी योगेश मिलकर जाते, बड़ी आशा से पूछती, क्यों री, कुछ बोला? अपनी निराशा छिपाने के लिए मैं उन्हीं पर बरस पड़ती। तुम्हें तो अम्मा बस एक ही रट लगी रहती है। ढंग की नौकरी तक तो नहीं है बेचारे के पास। यहाँ वहाँ वर्क चार्ज पर काम करते फिर रहे हैं। फिर मैं इंजीनियरों की बेरोजगारी पर एक लंबा सा भाषण दे डालती। मुझे बीच ही में रोककर अम्मा कहती, तो क्या मैं आज ही शादी के लिए थोड़े ही कह रही हूँ, पर कुछ बात तो पता चले। इस बात पर मुझे चुप हो जाना पड़ता, क्योंकि जोर देकर मैं यह नहीं कह पाती थी कि अम्मा तुम चिंता मत करो, बात तो सब पक्की है। ऐसा कहने का कोई भी सूत्र मेरे पास नहीं होता। नदी किनारे पार्क में या घर पर ही हम दोनों घंटों बतियाते रहते। राजनीति से दर्शन शास्त्र तक, साहित्य से सिनेमा तक सब बातें होती, पर वह न होती जिसका मुझे इंतजार रहता। तब बन्नू मामा पर कोफ्त होती, अच्छा रोग लगा गए हैं मेरे जी को, न जीने देता है न मरने देता है। अम्मा का पता देने की जरूरत ही क्या थी, आपका दोस्त इतने बड़े शहर में कहीं भी रह लेता, खा लेता। पर नहीं साहब, इस पवित्र कार्य के लिए हम ही को चुना गया, और अम्मा भी ऐसी भावुक हैं कि जैसे ही पता चला कि श्रीमान जी की माँ नहीं है, तो बस सारी ममता एक साथ ही उस पर उड़ेल दी। 6-7 महीने मुश्किल से वे रहे होंगे और उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। वे अपनी नई पोस्टिंग पर चले गए और पड़ोस का वह कमरा खाली हो गया। पर परिचय की डोर टूटी नहीं और मजबूत होती चली गई। मुलाकातों का स्थान अब लंबे पत्रों ने ले लिया था। पत्र भी ऐसे कि लगता सामने बैठकर बात कर रहे हों। मैं उन पत्रों को बार बार पढ़ती, पंक्तियों के बीच छिपे किसी अर्थ को खोजने का निष्फल प्रयास करती और फिर हताश होकर बैठ जाती। मेरी सारी हताशा शेरो शायरी से लैस होकर लौटती डाक से उनके पास पहुंच जाती, पर उसमें भी मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी न कह पाती और छटपटा कर रह जाती। इस बीच 2 बार वे स्वयं भी आए। नाम मात्र को होटल में कमरा बुक करा लेते, पर दिन भर यही जमे रहते। अम्मा जोर शोर से खातिरदारी में जुट जाती और नन्ही पूनम बाजार के चक्कर लगा लगा कर थक जाती। मैं तो उन दिनों अपनी रह ही नहीं जाती थी। 1-2 दिन रहकर वे चले जाते और जीवन फिर वैसा ही निस्पंद हो जाता। रोष में भरकर अम्मा बड़बड़ाती, अच्छा घुन्ना लड़का है, ठीक से कुछ बताता भी नहीं। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, मेरा मन आशा निराशा से ऊबकर संदेह की कगार पर आ पहुंचा। अम्मा से बहस करने की सामर्थ्य भी मुझ में न रही, और इसलिए जब एक दिन आंधी की तरह अचानक आकर उन्होंने पूछ लिया, नीलम मुझसे शादी करोगी, तो उत्तर देने में मुझे जरा भी समय न लगा, क्योंकि उत्तर तो तैयार था, प्रश्न की ही प्रतीक्षा थी। मैंने सोचा था चिर प्रतीक्षित इस प्रश्न को सुनकर अम्मा तो खुशी से झूम उठेंगी। खुश तो खैर वे हुई ही थी, पर फौरन ही व्यवहारिक धरातल पर आ गईं। तो योगेश बेटा, अपने पिताजी का पता लिखवा दो, नीलू के बड़े मामा जी से हम चिट्ठी डलवा देंगे। ये फौरन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतनी बात की माफ़ी चाहूँगा अम्मा जी, आप तो जानती हैं हम लोग यूपी के ब्राह्मण हैं, अपनी लीक से ज़रा भी नहीं हटेंगे। घर पर पता चल जाएगा तो हंगामा मच जाएगा। अपनी माँ होती तो पैर पकड़कर मना लेता, पर सौतेली माँ आप तो जानती ही हैं। पर बेटे, बाद में तो पता चलेगा ही। बाद में पता चलता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी मुझे घर से कभी मोह नहीं रहा, हमेशा के लिए छूट भी जाएगा तो कोई दुख नहीं है। शंका के बादल पल भर में बिला गए। तभी तो बेचारे इतने दिनों तक सोच विचार करते रहे। गांव के लोग वैसे ही दकियानूस होते हैं, लव मैरिज के नाम से ही बिदकते हैं। फिर यह तो अंतरजातीय विवाह था। आनन फानन में सारी तैयारियां हो गईं। बन्नू मामा बड़े खुश थे, बार बार अम्मा से कहते, जी जी टेरिकॉट का एक सूट सिलवा कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना अच्छा जवाई मिला है, और वह भी मुफ्त में। लेकिन बड़े मामा जी कुछ नाराज से लगे, बोले, जी जी हमें इतना मौका तो देती कि हम लड़के का गांव घर देख आते। जवाब मैंने ही दिया, मामा जी गांव घर तो मेरे लिए वर्ज ही है, जो प्रश्न ही नहीं उठता। रही वर की बात तो बन्नू मामा से खुद ही पूछ लीजिए।
मामा जी फिर भी खुश नजर नहीं आए। मैंने कहा, निराश क्यों होते हैं? अभी पूनम बैठी है, उसके वक्त खूब चौकसी कीजिएगा। तब मुझे ये धन्यवाद देंगे कि कम से कम 4 जोड़ी जूतों की बचत हो गई। कोई खुश हो न हो, मैं उस समय आनंद के हिंडोले पर झूल रही थी। मेरा सपना सच हो रहा था। प्रोजेक्ट साइट पर बने माचिस की डिबिया से वे छोटे छोटे क्वार्टर्स, दरवाजे खोल दो तो दोस्ती करने को आतुर कई हंसते मुस्कुराते चेहरे घर में दाखिल हो जाते हैं। दरवाजे बंद कर दो तो अपनी एक अलग ही दुनिया बस जाती। शादी के बाद हम लोग 15 दिन के लिए पंचमढ़ी गए थे, पर यहाँ आकर लगा व्यर्थ ही उतने पैसे खर्च किए, यहीं आ जाते तब भी कोई हर्ज नहीं था। सब कुछ तो था यहाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ, कल कल करती नदी, घने पेड़, और उससे बढ़कर था निपट एकांत। फिर अपने आसपास देखने का होश ही किसे था? साथ तुम हो और मुझको चाहिए क्या? दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। सिर्फ कैलेंडर देखकर ही उनका बोध होता। शादी को 4 महीने हो चले थे और हमारा हनीमून मूड अभी कायम था। अपने को बहुत भाग्यशाली समझती मैं कि शादी होते ही सास नंदों के, जेठानी देवरानियों के हुजूम में घिर जाना नहीं पड़ा। तब ये पहले पहले दिन इतने आह्लादकारी होते भी नहीं शायद। कोई न कोई बखेड़ा होता ही रहता। वह दिन भी ऐसा ही एक प्यारा सा दिन था। ये आफ्टरनून शिफ्ट से लौटे ही थे और हम लोग चाय ले रहे थे। चाय की चुस्कियों के साथ शाम का प्रोग्राम तय हो रहा था। प्रोग्राम क्या तय हो रहा था, बस बहस चल रही थी। मैं डैम साइड घूमने जाना चाह रही थी। वहाँ पानी में झिलमिल करती असंख्य दीपों की कतार मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये दिन भर वहीं सिर खपाकर आए थे, इसलिए बोर हो रहे थे। उसकी अपेक्षा तो इन्हें इकलौते ओपन एयर टॉकीज में जाकर कोई सी भी बासी फिल्म देखना मंजूर था। वह सब भी जोरों पर ही थी कि हमारे छोटे से खलासी टिक्कू ने आकर कहा, बाहर कोई आया है साहब। ये उनकी आगवानी के लिए आगे बढ़े और मेरी समझ में ही ना आया कि रसोई में भाग जाऊं या बेड कम डाइनिंग कम ड्राइंग रूम में ही बैठी रहूं। दरअसल मुझे इन बातों का अभ्यास ही नहीं था। अम्मा के यहाँ तो कोई भी आता तो मुझे ही आगे होना पड़ता था। मैं अभी पशोपेश में ही थी कि योगेश का स्वर सुनाई दिया, ताऊ जी आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। ढूंढते ढांढते आ ही पहुंचा हूँ। और इन शब्दों के साथ भारी भरकम डील वाले एक बुजुर्ग ने प्रवेश किया। बैठिए, योगेश ने रुखाई से कहा। अतिथि का आगमन उन्हें अच्छा नहीं लगा था, यह स्पष्ट था। फिर मुड़कर मुझसे बोले, नीलम अंदर जाओ, ताऊ जी के लिए चाय का प्रबंध करो। अतिथि महोदय निढाल से कुर्सी पर फैल गए थे। चाय का प्रस्ताव सुनते ही जैसे हड़बड़ाकर उठ बैठे। ना ना बेटे, मैं यहाँ कुछ नहीं लूंगा, मेरे लिए परेशान मत होना। सिर ढककर पैर छूने ही जा रही थी मैं कि उनकी इस स्पष्ट नकारोक्ति को सुनकर तनकर खड़ी हो गई। धीमे किंतु स्पष्ट शब्दों में कहा, ब्राह्मण की लड़की तो नहीं हूं मैं, किंतु इतनी अछूत भी नहीं कि आप चाय भी न पी सकें। विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे गलत मत समझो बेटिया, इस घर में जब आ गई हो तुम तो ब्राह्मण ही बन गई हो। लेकिन मैं जरा पुराने विचारों का व्यक्ति हूँ। गांव जुआर की बिटिया भी जहाँ ब्याही जाती है, हम पानी नहीं पीते। फिर इस घर में तो मेरी अपनी लड़की। ताऊ जी, इस बात को खत्म कीजिए अब। योगेश बीच में ही गरजे। बात खत्म करने में संबंध खत्म नहीं हो जाएंगे। वे भी अब खत्म होने चाहिए। जिस व्यक्ति के नाते जो संबंध था वह उसके साथ ही समाप्त हो गया। प्रस्तर मूर्ति सी निश्चल में रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थीं, पर उनका अर्थबोध नहीं हो रहा था। योगेश की तो आवाज ही मुझे पहचानी सी नहीं लग रही थी। उनकी संतप्त मुद्रा के सामने बुजुर्ग मेहमान बड़े निरीह से लग रहे थे। बड़ी देर बाद थकी सी आवाज में वे बोले, गीता नहीं रही, यह बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन उसके जाने के बाद भी हम लोगों का कुछ रिश्ता बच रहता है। हाँ है, आप बड़ी मौसी के जेठ हैं। इस सौदेबाजी से पहले आपका हमारा यही रिश्ता था। उसी रिश्ते से आप आए हैं तो यहाँ ठहरिए, नहीं तो कृपया प्रस्थान कीजिए। मुझे कठोर शब्द कहने के लिए मजबूर न कीजिए। पीड़ा से ताऊ जी का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें रेनू की याद नहीं रही योगेश? उन्होंने हौले से कहा। ताऊ जी ये जैसे फट पड़ने को हुए। मैं आपका लिहाज करता जा रहा हूँ और आप मुझे बेअदबी के लिए मजबूर कर रहे हैं। वह लड़की मेरी नहीं है, यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे अब और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। नाउ प्लीज़ गेट आउट। और मुझे परे धकेल कर ये पीछे आंगन में चले गए। गुस्से से उनका सारा शरीर काँप रहा था। काँपते कदमों से ताऊ जी उठे
और गर्दन झुकाए हुए धीरे धीरे बाहर निकल गए। यंत्र चालित सी मैं उनके पीछे पीछे दरवाजे तक चली गई। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे उन्हीं बोझिल कदमों से चलते जा रहे थे और मैं पागल की तरह उन्हें ही देखे जा रही थी। वे मोड़ पर जाकर अदृश्य हो गए। तब भी मेरी आंखें सड़क पर ही लगी रह गई थीं। एक गगनचुम्बी प्रसाद देखते ही देखते धराशायी हो गया हो जैसे। पता नहीं मैं वहां दरवाजे में और कितनी देर खड़ी रहती। मुझे कुछ होश ही न रहा। आती जाती नजरों का घूरना भी मुझ तक न पहुंच सका। लग रहा था कि मेरा सब कुछ पीछे छूट गया है और मैं अकिंचन अनिकेत सड़क पर आ गई हूं। अंदर चलो, इन्होंने गरज कर कहा तो मैं उसी निर्विकार भाव से अंदर आ गई। मेरे वहां से हटते ही इन्होंने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दीवारें तक कांप उठी और फिर वे कटे वृक्ष की तरह भरभरा कर पलंग पर गिर पड़े। उस छोटे से कमरे में उनसे जितनी दूर बैठना संभव था, मैं एक कुर्सी पर बैठ गई। पूरा घर साए साए कर रहा था। शायद टिक्कू को भी भगा दिया गया था। उस भयानक स्तब्धता को घड़ी की टिक टिक ही भंग कर रही थी। बड़ी देर बाद इनकी आवाज आई। जवाब में मैंने केवल सिर उठाकर देखा। इधर आकर बैठो, कुछ कहना है। कहिए, यहाँ सुनाई पड़ रहा है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। वे उठे और करीब करीब मुझे खींचकर पलंग तक ले गए। यहाँ बैठो और शांति से मेरी बात सुनो। सुनाइए, मैंने कहा। मेरे स्वर में जरा भी उत्साह नहीं था। सारा आत्मविश्वास समेटकर वे कुछ कहने को हुए और फिर चुप रह गए। शायद उन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे थे, या फिर वे समझ नहीं पा रहे थे कि बात कहाँ से शुरू की जाए। सुनो, उन्होंने फिर एक कमजोर प्रयास किया। यह जो आदमी अभी यहाँ होकर गया है, वे तुम्हारे ससुर हैं योगेश, मैंने बीच ही में टोका। ससुर हैं नहीं थे, उन्होंने प्रतिवाद किया। उनके लिए अभूतकाल का प्रयोग क्यों? वे बेचारे अभी भले चंगे हैं। ओह, द होल रेचेड अफेयर इज अ फ्रॉड, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। क्यों, क्या शादी नहीं हुई थी? हुई तो थी, खूब गाजे बाजे के साथ हुई थी, लेकिन। और फिर जैसे एक सूत्र उनके हाथ आ गया। धीरे धीरे उन्होंने पूरा अतीत खोलकर रख दिया। 5 साल के भी नहीं थे और माँ चल बसी थी। पिता से 2 वर्ष भी सब्र नहीं हुआ और एक कर्कशा को ब्याह लाए। वे माता के घर में आते ही पिता के लाड प्यार का स्रोत भी मानो सूख गया। कभी वह उमड़ता भी तो नहीं के बच्चों के लिए। प्यार की भूख जब असहाय हो जाती तो योगेश मौसी की गोद में जा दुबकते। पास के कस्बे में ही उनका घर था। गांव के स्कूल से जैसे तैसे प्राइमरी पास करने के बाद तो वही योगेश का भी घर हो गया। उस घर में उन्हें प्यार तो मिला ही, पढ़ने लिखने का वातावरण भी मिला। कक्षा में हमेशा पहले 5 में उनका नंबर रहा। उन्होंने मौसी का सिर कभी नीचा नहीं होने दिया। कभी कभार छुट्टी में घर चले जाते। बस यही घर से संपर्क रह गया था, बाकी तो वे मौसी के ही हो गए थे। हाई स्कूल का रिजल्ट आया, वे जिले में प्रथम आए थे। कैरियर के कई दरवाजे उन्हें निमंत्रण दे रहे थे। ऐसे वक्त में ही अचानक पिता चल बसे। माता ने कोरा जवाब दे दिया। वैसे उनकी सामर्थ्य भी नहीं थी। 4 बच्चे उनके भी थे और 1000 समस्याएं थीं। मौसी की स्थिति बस खाने खिलाने भर की थी। इससे ज़्यादा हैसियत उनकी नहीं थी। पास के ही किसी कॉलेज में बीए या बीएससी करना ही संभव जान पड़ता था, वह भी ट्यूशन या वजीफों के सहारे। ऐसे संकट के समय में मौसी के जेठ यानी ताऊ जी सहारनपुर से दौड़े आए थे और उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया। उन्हीं से प्रोत्साहन पाकर योगेश ने 4-6 इंजीनियरिंग कॉलेजों के फॉर्म्स भर दिए। मार्क्स अच्छे थे, 1-2 जगह सिलेक्शन निश्चित था और तभी वह विचित्र शर्त सामने आई। मौसी ने ही सुनाई थी। ताऊ जी अपनी 5वें नंबर की लड़की का संबंध योगेश से करना चाहते थे। लेकिन यह तो सरासर सौदेबाजी है, योगेश झल्लाए। ताऊ जी के प्रति सारी कृतज्ञता तिरस्कार में बह गई थी। सो तो है ही बेटा, मौसी ने शांत स्वर में उत्तर दिया। पहली चारों भी इसी तरह पार की है, और उपाय ही क्या है? पढ़े लिखे लड़के इतने महंगे मिलते हैं अपने समाज में कि उन्हें बहुत पहले से ही छेक लेना पड़ता है। इसका ठिकाना हो जाएगा तो छोटी के लिए जुगाड़ करेंगे। सुनकर स्तब्ध रह गए योगेश। हाथ आए सुनहरे भविष्य को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, पर उसके लिए अपने को बेचना भी उन्हें गवारा नहीं था। लेकिन बात सिर्फ उनके आत्मसम्मान की नहीं थी, यह मौसी की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। मौसी जो सदा से देती ही आई थी, आज पहली बार उन्होंने कुछ मांगा था।
आखिर उनकी ममता की ही जीत हुई। योगेश ने हाँ कर दी, किंतु इस शर्त के साथ कि शादी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही होगी। दूर भोपाल सीजनल कॉलेज में दाखिला ले लिया उन्होंने। सोचा घर से जितनी दूर रहें अच्छा है, लेकिन जाने से पहले सगाई की रस्म से वे बच नहीं पाए। ताऊ जी भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। अपनी ओर से उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया था। कॉलेज में आए योगेश तो जैसे वहीं के होकर रह गए। घर से संपर्क कट ही गया था। मौसी से कुछ मोह था, पर अब वह भी पराई सी लगने लगी थी। लगता जैसे शुरू से ही वे इस षड्यंत्र में शामिल थीं। उस सारे परिवेश से ही उन्हें विरक्ति हो गई थी। साल साल भर तक वे गांव घर का रुख नहीं करते थे। इसी तरह मानसिक तनाव को जीते हुए वे 4th ईयर में पहुंच ही गए। जी जान से परीक्षा की तैयारी में जुटे ही थे कि एक दिन तार मिला। मौसी सीरियस। रास्ते भर उनकी दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए किसी तरह निहालपुर पहुंचे तो देखा मौसी एकदम भली चंकी हैं। यही नहीं, घर में उत्सव का वातावरण है। नई माँ सदल बल मौसी के घर में विराजमान है। मालूम हुआ बारात की पूरी तैयारी है, बस उसी की प्रतीक्षा थी। उनके रोष को बाहर आने का अवसर ही नहीं दिया मौसी ने। जेठ की ओर से सफाई देती हुई बोली, भैया जी बता रहे थे फिर गीता के लिए 2 साल तक कोई साइट नहीं निकल रही है। और फिर तुम्हें कौन उसे अपने साथ ले जाना है? वह यहाँ मेरे पास बनी रहेगी, तुम अपना पढ़ते रहना। बहस की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने चुपचाप अपने को उन लोगों के हाथ सौंप दिया। बरसों बाद पिता के पुराने घर में जाने का अवसर मिला, पर कोई आत्मीयता नहीं। बाप दादाओं के इसी घर से बारात चढ़ी थी। इसी आंगन में बहू का डोला उतरा था, पर न उन्हें शादी में रस था न बहू में। अगले पिछले खर्चों की बचत के लिए गौने की रस्म भी साथ ही अदा कर दी थी। घर में हास्य विनोद की बरसात सी हो रही थी, पर वे उसी तरह निर्विकार बने रहे। गुस्से में बहू का मुंह तक नहीं देखा। अपने प्रति किए गए अन्याय का इतना ही प्रतिशोध तो वे ले सकते थे। हताश मन स्थिति में वे कॉलेज लौटे। मित्रों ने समझा सचमुच किसी की मृत्यु का दुख झेल कर आए हैं। शादी की उन्होंने किसी को हवा तक न लगने दी। घर में ससुराल में सबको ताकीद कर दी थी कि कोई पत्र न लिखे। दोस्तों के बीच वे अपनी खिल्ली नहीं उड़वाना चाहते। 6-7 महीने तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक मौसी का पत्र आया, बधाई लड़की हुई है। मौसी ने यह पत्र बहू से लिखवाया था। पत्र के पीछे उसी ने बारीक अक्षरों में चिकोटी काटी थी, लाला जी आप तो छिपे रुस्तम निकले, हमारे सामने तो बड़े भगत बने रहे और वहां पहले से ही रासलीला चल रही थी। और बस इसके साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया। योगेश ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, उसके बाद मैंने कभी घर का रुख नहीं किया। गीता की मृत्यु के समय भी नहीं। उसकी मृत्यु की सूचना देने वाला पत्र मेरे अनेक पतों पर भटकता हुआ मुझे 1.5-2 महीने बाद मिला था। उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हारा हाथ मांगने। योगेश की कहानी यहीं समाप्त हो गई थी। तब वे तकिए में मुंह छुपाए निस्पंद पड़े हुए थे। शायद सांस रोके मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे में एक अजीब सी निस्तब्धता व्याप गई थी। मन हुआ कि इतनी जोर से चीखूं कि यह सन्नाटा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए, पर प्रकट रूप से बस इतना ही कह पाई मैं, मुझे यह सब कुछ पहले ही क्यों नहीं बता दिया योगेश। वे उसी तरह मुंह छिपाए चुपचाप पड़े रहे। मैंने ही फिर कहा, सच मानो सब कुछ जानकर भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करती, शायद अब से कुछ ज़्यादा ही। वे धीरे धीरे से उठकर बैठ गए। मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोले, सच कहूँ नीलू, मैंने कई बार कहना चाहा, पर साहस ही नहीं हुआ। जीवन में पहली बार सुख मेरे इतने करीब आया था। उसे खो देने की आशंका मुझे कायर बना गई। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने सपनों का प्रतिबिंब देखा था, उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन मुझे अब यह सोचकर ही शर्म आ रही है कि जिन दिनों मैं तुम्हें अपने मुंहपाश में बांधने के लिए व्याकुल थी, उन दिनों तुम किसी के पति थे, किसी के पिता थे। तुम सुन चुकी हो नीलम, वह बच्ची मेरी नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है योगेश, लौकिक अर्थों में तो वह अब भी तुम्हारी बेटी ही है। उसे नकारने का समय बहुत पीछे छूट गया है। ओफ, तुम समझती क्यों नहीं, उस समय मैं कितना परेशान था। फाइनल की परीक्षा सिर पर थी। मैं अपना मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत रखना चाहता था, नहीं तो इतने वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उस समय मानसिक संतुलन खोना किसी आत्मघात से कम नहीं था, इसलिए मैं किसी विवाद में उलझना नहीं चाहता था। सच तो यह है कि तुम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने सुनहरे भविष्य के लिए
तुम यह जहर का घूंट चुपचाप नीचे उतार गए। मेरे स्वर में आक्रोश था। अब अगर तुम्हें गलत ही समझना है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, उन्होंने कहा और सिर तक चादर खींचकर सोने का उपक्रम करने लगे। मैंने चादर का छोर अधबीच में ही पकड़ लिया और पूछा, यह तो हुई बच्ची की बात, और गीता, उसके बारे में क्या सोचा था? उसके बारे में सोचने को अब क्या रह गया है? अब तो खैर तुम्हारे भाग्य से सब कुछ समाप्त हो गया है, पर मान लो वह इतनी जल्दी काल का ग्रास न बनती तो तुम क्या जिंदगी भर यूं ही मुंह छुपाए घूमते रहते, उसकी मरण कामना करते हुए मुझे भुलावे में डाले रहते। योगेश फटी फटी आंखों से मुझे देखते भर रह गए। रेनू को घर ले आने के मेरे निर्णय को इन्होंने बहुत गलत अर्थों में लिया। इन्होंने इसे मेरे प्रतिशोध का एक तरीका ही समझ लिया और मुंह फुलाकर बैठ गए। मैंने फिर डरते डरते अम्मा को पत्र लिखा। रेनू के जन्म संबंधी विवाद को तो मैं छिपा गई, लेकिन शेष सारी कहानी लिखकर भेज दी और सांस रोके उनके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। बार बार डर भी लग रहा था कि अम्मा इस आघात को सहन भी कर पाएंगी या नहीं, लेकिन वे मुझसे कहीं ज्यादा दिलेर निकली। पत्र के उत्तर में 5वें दिन वे ही सशरीर आ पहुंची। उन्हें देखते ही मेरा इतने दिनों का संयम टूट गया और मैं दरवाजे में ही उनसे लिपटकर रो पड़ी। वे मुझे शब्दहीन सांत्वना दे रहीं, पुचकारती रहीं। उनकी गोद में मुंह छिपाने के बाद ही यह एहसास हुआ कि इस स्पर्श के लिए मैं कितनी आकुल थी। मेरा आवेग थोड़ा कम होते ही उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कितने सहज भाव से उन्होंने सारी स्थिति को स्वीकार कर लिया है। बल्कि उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की कुछ आशंका शुरू से ही थी, इसलिए वे इतनी अधीर हो उठती थी। रेनू के विषय में भी उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। उसे अपने घर में आना ही है, पर अम्मा की इच्छा थी कि थोड़े दिन और नाना नानी के पास रह ले तो अच्छा, क्योंकि इतनी जल्दी दोहरी जिम्मेदारी शायद मैं न संभाल पाऊं। रवि की आहट उन दिनों मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं जानती थी इट वॉज नाउ और नेवर। इस समय अगर चूक गई तो फिर कभी भी उसे बुला न सकूंगी। अपने बच्चे के जन्म के बाद भी मेरा मन ऐसा ही रह पाएगा, इसका खुद मुझे भी विश्वास न था। सहारनपुर का पता अम्मा ने ही इनसे मांग लिया, वे मना न कर सके। अम्मा के क्षमादान का इतना तो सम्मान करना ही पड़ा। रेनू आखिर इस घर में आ ही गई। उसके नाना नानी खुद उसे छोड़ने आए थे। जाते हुए बार बार मुझे असीसते हुए गए। उन्हें एक बहुत बड़ी चिंता से उबार लिया था। रेनू सचमुच उनके लिए अब समस्या ही बन गई थी। वे स्वयं बहुत बूढ़े हो चले थे, शरीर और मन से टूट गए थे। जिसने गीता की लंबी बीमारी में बच्ची को छाती से लगाकर पाला था, उस नीता की भी अब शादी होने वाली थी। मैं यूं बीच में न टपक पड़ती तो शायद नीता इस घर में आ जाती। उनका इकलौता बेटा डॉक्टर था, आमदनी भी अच्छी खासी थी, पर बहू नंदों के हुजूम से इतनी तंग आ गई थी कि अब किसी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। वैसे बहू की कोई गलती भी नहीं थी। रेनू की नानी ने खुद यह मुझसे स्वीकार किया। लड़कियां बहुतों के यहाँ होती हैं, पर ब्याह कर अपने घर की ही हो जाती हैं। पर इस घर का कार्यक्रम कुछ निराला ही रहा। साधारण शक्ल सूरत वाली अपनी लड़कियों के लिए ताऊ जी ने बहुत ऊंचे सपने देख रखे थे, लेकिन उन सपनों को तौलने लायक रुपए उनके पास नहीं थे। मजबूरी में उन्हें रमा की शादी एक इंटर पास युवक से कर देनी पड़ी थी। बाद में उन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाकर अपनी तमन्ना पूरी कर ली। फिर तो जैसे उन्हें नुस्खा हाथ लग गया। उमा के पति को भी उन्होंने अपने खर्च से वकालत की शिक्षा दी। इकट्ठे 20-30 हजार खर्च करने की अपेक्षा यूं किस्तों में खर्च करना आसान भी था और सस्ता भी। इससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की साधना हो जाती थी। गरीब ब्राह्मण के होनहार लड़कों का भविष्य भी बन जाता था और ससुराल में लड़कियों की नाक भी ऊंची रहती थी। क्षमा के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ढूंढा था और उससे उन्होंने कई परीक्षाएं दिलवा डाली थी। आईएएस तो उसे नहीं बना पाए, पर बैंक में क्लास 1 पोस्ट पर जरूर पहुंचा दिया था। परंतु उनकी अनुभवी आंखें सीता के वक्त ही धोखा खा गई थीं। हिंदी में एमए पास वह लड़का पीएचडी की धुन में शादी से कतरा रहा है। खबर लगते ही ताऊ जी पहुंच गए और उसकी सारी शर्तों के साथ बात पक्की कराए। सबसे पहली शर्त तो यही थी कि डॉक्टरेट मिलने तक वह पत्नी को घर नहीं ले जाएगा। माँ बाप को ही उसकी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। परिणाम यह था कि 2 बच्चों की माँ बन जाने के बाद भी सीता पीहर में दिन काट रही थी। एकांत में पढ़ने लिखने के बहाने उसका पति भी अक्सर यहाँ पड़ा रहता। पता नहीं कैसी थीसिस थी उसकी जो पूरी होने में ही नहीं आ रही थी।
इन सब धांधलियों के बीच गीता कब अपने जीजा के मोहपाश में बंध गई किसी को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। अविलंब शादी कर देने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था। यह तो उन लोगों का सौभाग्य ही था कि गीता की सगाई हो चुकी थी, लड़का सामने था। शर्म से बचने के लिए धीरे धीरे यह बात प्रचलित कर दी गई कि योगेश अक्सर सहारनपुर आते रहे हैं। रेनू के जन्म की सूचना पर जब ये मौन साथ बैठे रहे तब उनकी मौसी ने भी यही समझा वे शर्म के मारे मुंह छिपा गए हैं। किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली। सोच रहे होंगे कि कुछ दिन बाद खुद ही लौट आएंगे। गीता की हालत जब निरंतर बिगड़ती चली गई थी तभी फिर इनकी याद आई थी। तब तक न जाने ये कितने पते बदल चुके थे। यह सब रामायण मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तो रेनू को बिना शर्त स्वीकार कर लिया था, पर शायद वे ही लोग अपना मन हल्का करना चाहते थे। रेनू के आगमन के साथ ही मेरी कहानी समाप्त हो जाती तो यह एक आदर्श और सुखद अंत होता, पर मेरे जीवन की त्रासदी तो वहीं से प्रारंभ हुई है। कई बार सोचती हूँ क्या वाकई मेरा निर्णय गलत था। स्वजनों से बिछड़ी हुई 4 वर्ष की उस अबोध बच्ची को नए वातावरण में समो लेना एक कठिन काम था, पर अपने आदर्शों के उन्माद में मैं इस कठिन कर्तव्य को भी खुशी खुशी निभा रही थी। गर्भस्थ शिशु की हरकतों ने मेरा खाना पीना दोभर कर रखा था, पर इस परेशानी को भी मैं गर्व और आनंद के साथ झेल रही थी। सारी उलझन तो सिर्फ योगेश को लेकर थी। उनका स्वभाव ही एकदम बदल गया था। न पहले का सा गर्जन तर्जन था, न ठहाकेदार हंसी, न चुलबुली शरारतें। काम का बहाना लेकर ज्यादा बाहर ही बने रहते थे। घर में जब तक होते मुंह फुलाए बैठे रहते, तब एकदम किसी रूठे हुए बच्चे से लगते। मन होता उनका सिर अपने वक्ष में छिपाकर उन्हें प्यार से आश्वस्त करूं कि मेरे मन में उनके प्रति कोई कलुष नहीं है, किसी प्रकार के प्रतिशोध की भावना नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य उस मातृहीना बच्ची को आश्रय देना है। पर शुरुआत ही कुछ इतनी गलत हो गई थी कि बात करते डर लगता था। यूँ तो पति पत्नी थे हम लोग, देह धर्म निभा ही रहे थे, पर उसमें अब पहले की सी एकात्मकता, आंतरिकता नहीं रह गई थी। बाकायदा एक शीत युद्ध सा छिड़ा हुआ था। हर आने वाला दिन मेरे सामने एक समस्या की तरह मुँह बाए खड़ा हो जाता। इसलिए जब अम्मा मुझे लिवाने आ पहुंची तो मैंने राहत की सांस ली। लेकिन अम्मा के यहाँ पहुंचकर भी दुश्चिंताओं से मुक्ति नहीं मिली, बल्कि वहाँ तो सोचने के लिए फुर्सत ही फुर्सत थी। रेनू का भार पूनम ने ले लिया था और शेष सब बातों के लिए अम्मा थी ही। मेरी अपनी भी चिंता उन्हीं के सिर थी। इसी से दिन भर बैठकर मैं उटपटांग बातें सोचा करती। प्रथम प्रसव को लेकर मन वैसे भी शंकाकुल था। अम्मा की किसी सहेली ने गीता की अतृप्त आत्मा का बार बार उल्लेख कर मुझे और भी डरा दिया था। बस अब तो यही लगता था कि किसी को जन्म देते हुए मैं स्वयं ही मृत्यु की गोद में पहुंच जाऊंगी। अम्मा के सामने बार बार अपनी चिंता दोहराती और झिड़कियां खाती। और एक दिन बैठे बैठे ख्याल आ गया कि यदि अचानक इस तरह से चली गई तो पता नहीं कितनी बातें अनकही रह जाएंगी। योगेश के मन में मेरी स्मृति एक प्रश्न चिन्ह के रूप में ही रह जाएगी। उस दिन सारी रात जाकर मैंने 12 पेज का एक लंबा सा पत्र लिखा। पत्र क्या था, अच्छा खासा मृत्यु पत्र था। अपने प्रेम का बार बार विश्वास दिलाते हुए मैंने उनका वहम दूर करने की चेष्टा की थी और यह भी लिख दिया था, अगर वे चाहेंगे तो रेनू को हॉस्टल में रखवा देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि यह वाक्य लिखते हुए मेरा मन मुझे बार बार कोस रहा था। उस पत्र को अपने हाथों पोस्ट करने के बाद मैंने निरंतर आसपास मंडराने वाले काल्पनिक यमदूत से कहा, भाई अब मैं तैयार हूँ, तेरी जब मर्जी हो आ जाना। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का लिखा लघु उपन्यास सहचारिणी का पहला भाग। आगे की कहानी सुनिए अगले व अंतिम भाग में। धन्यवाद।